राजों की दुनिया, जासूसी की कहानियां, सिर्फ कहानी घर 2021 पर। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदेद कहानी घर 2021 में। आज की किस्त में एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो हर अंदाजे को गलत साबित कर देगा। तो आइए बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं आज की सनसनीखेज दास्तान। आगे पद्मावती की शर्म काफ़ी हद तक दूर हो गई थी। कहने लगी, महाराज, दिन निकलने से पहले पहले मैं ब्रिगेडियर साहब के बंगले से वापस आ जाती हूँ। मैंने झूठ मूठ कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हारे ब्रिगेडियर को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने इससे देवताओं का पुत्र जल दिया है। अगर उसे मालूम हो गया तो तेरे हमल नहीं ठहरेगा, तेरे यहाँ बच्चा जन्म नहीं लेगा। वो हाथ बांध कर बोली, महाराज, मैं उसे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। मैं चुपके से पानी में उसे पिला दूंगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता रास्ता साफ करता हुआ अपने टारगेट पर पहुंच रहा था। असल में मैं उस औरत की जान बचाना चाहता था। मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, नहीं नहीं नहीं। वो डर गई, बोली, क्या हुआ महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मैंने जलाल में आकर कहा, ये जल पानी में तुम उसे पिलाओगी तो उसका असर आधा रह जाएगा। ये बताओ, क्या ब्रिगेडियर सोमरस पीता है? सोमरस जो देवता भी पीते हैं। पद्मावती सोमरस को न समझ सकी। मैंने फ़ौरन कहा, क्या ब्रिगेडियर राम अवतार शराब पीता है? वो डर कर बोली, हाँ महाराज, वो शराब रात को भी पीता है और सुबह उठकर भी पीता है। उसने मुझे बताया था कि मैं सुबह उठने के बाद भी थोड़ी सी पी लेता हूँ। मैंने कड़क कर कहा, बस ये ठीक है मूर्ख नारी, देवता तुमसे खुश हैं, बहुत खुश हैं। उन्होंने तेरे लिए पहले से सारा इंतज़ाम कर रखा है। अब मेरी बात गौर से सुन। रात का जब शराब पीने के बाद ब्रिगेडियर सो जाए तो तुमने उठकर उस बोतल में ये गंगा जल के कतरे मिला देने हैं, जिसमें से राम अवतार ने सुबह उठकर थोड़ी सी शराब पीनी है। बस वो सुबह उठेगा, बोतल में से शराब के 2 घूंट पिएगा और देवताओं की मर्जी पूरी हो जाएगी और अगले बरस तेरी गोद में चांद ऐसा बच्चा खिल रहा होगा। पद्मावती ने मेरे जानुओं पर सर रख दिया और आहिस्ता आहिस्ता सिसक कर रोने लगी। बेचारी औरत वाकई माँ के रूप में अपनी तमाम ताकतों के साथ, अपनी तमाम मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ ज़ाहिर होती है। ममता का जोर उसके खून में गर्दिश करता है। मैंने उसका सर उठाया और कहा, अब रोना धोना बंद कर और खुश हो जा, तेरी गोद देवताओं ने हरी कर दी है। जा, शीशी को संभाल कर रख। कल जब तू ब्रिगेडियर के बंगले पर जाएगी तो उसको संभाल कर अपने साथ ले जाना और रात को जब राम अवतार सो रहा हो गहरी नींद में तो उठकर उस शराब की बोतल में ये सारा पुत्र गंगा जल उंडेल देना। फिर भगवान का करिश्मा देखना। अब जा, भगवान ने तेरी नस्ल जारी कर दी है। खुदा जाने पद्मावती को क्या हुआ कि वो मेरे कदमों से चिमट कर ऐसा रोने लगी कि ना उसके आंसू थमते थे, ना वो मेरे पाँव से अलग होती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अलग किया और चारपाई से उठकर कहा, पद्मावती, अगर तू ज़्यादा रोना धोना करेगी तो सारा काम ख़राब हो जाएगा। वो जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ कर बोली, नहीं नहीं महाराज, मैं अब कभी नहीं रोऊंगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो मेरे पीछे पीछे चली आ रही थी। मैं दरवाजे के पास रुक गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, याद रखना, इसका जिक्र ना अपने पति से करना, ना राम अवतार से करना। अगर तूने पूरी होशियारी से काम लिया तो बहुत जल्द एक बेटे की माँ बन जाएगी। पद्मावती ने कहा, महाराज, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मैं इस राज को राज ही रखूँगी। बस मेरे होने वाले बच्चे का जीवन है। शाबाश, अब तू आराम कर, हम भी जाते हैं। हम परसों तेरे पास आएंगे और उसे मालूम करेंगे कि क्या तुमने सारी शर्तें पूरी करते हुए राम अवतार को गंगा जल दिया है। ओ लख नर्जन। और मैं पद्मावती के मकान से निकलकर गली में आ गया। परसों मेरे पद्मावती के घर में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं दिल में यह दुआ मांग रहा था कि खुदा करे जिस मुसलमान कश और कश्मीरियों का दुश्मन का सांप ब्रिगेडियर राम अवतार का जिस्म धमाके से फटे, उस वक्त ये औरत वहाँ मौजूद ना हो। एक बात यकीनी थी कि अगर ये औरत ब्रिगेडियर राम अवतार के बंगले से वापस आ भी जाती है तो राम अवतार की अजियतनाक मौत के बाद इंटेलिजेंस वाले उसे ज़रूर पकड़ कर ले जाएंगे और उसे ज़बरदस्त पूछ-कुछ करेंगे, क्योंकि रात को यही औरत ब्रिगेडियर के बेडरूम में मौजूद थी और फौजी गाड़ी उसे लेकर आती और वापस ले जाती थी। मुझे यकीन था कि पद्मावती की जान बच जाएगी, मगर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को ये ज़रूर बता देगी कि उसको एक साधु ने गंगा जल दिया था, कि उसको राम अवतार की शराब की बोतल में मिलाकर पिला देना, तेरे यहाँ बच्चा पैदा होगा। मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले इस औरत से ज़रा से तशद्दुद के बाद ये राज उगलवा लेंगे। उसके साथ ही राम अवतार की बोतल में पड़ी हुई शराब का केमिकल तजज़िया शुरू हो जाएगा। लेकिन गुलखान ने यह महलूल कुछ ऐसे फार्मूले की रहनुमाई में तैयार किया था कि अगर उसका तजज़िया अमेरिका की जदीद तरीन लेबार्ट्री में हो तो मुमकिन था कि कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन श्रीनगर की फ़ौजी लेबार्ट्री में यह पता नहीं चल सकता था कि शराब में धमाका खेज मवाद शामिल है। ये गुलखान का कमाल फ़न था। मैं बस्ती से निकलकर खेतों के साथ साथ उस तरफ चल पड़ा जिधर पहाड़ियाँ दरख्त थे। यहाँ घाटियों में उतर गया। मैं उन रास्तों पर होकर चल रहा था जिन रास्तों से मुझे अपना आदमी लेकर बहर आया था।
कमांडो शेरवान ने मुझे देखा तो तेज़ तेज़ कदमों से चलता मेरे पास आया। क्या हुआ? मैंने कहा। बत्ती को आग लगा दी है, अब देखें धमाका होता है या नहीं। हम वहीं दरख्तों की ओट में चारपाई पर बैठ गए। मैंने उसे सारा वाक़या बयान कर दिया। वो कहने लगा, कल रात को हम अपने एक आदमी की ड्यूटी लगा देंगे। वो ब्रिगेडियर के बंगले से कुछ फासले पर छुपकर बैठ जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये महलोल काम दिखाएगा? मैंने कहा, मैं उसका तजर्बा करके देख चुका हूँ। शर्त सिर्फ ये है कि पद्मावती इस ब्रिगेडियर की बोतल में महलोल के कतरे डाल दे और ब्रिगेडियर इस बोतल में से कुछ पी ले। अगर ऐसा हो गया तो फिर ऐसा धमाका होगा कि आधा बंगला राम उतार के साथ ही उड़ जाएगा। मैं खुद जानना चाहता था, मगर कमांडो शेरवान ने यह कहकर मुझे रोक दिया कि वहाँ आसपास मिलिट्री, पुलिस और इंटेलिजेंस के आदमी छुपे होते हैं। तुम पहाड़ी इलाके से वाकिफ़ नहीं हो, कहीं फंस न जाओ। हमारा आदमी धमाके के बाद निकल आएगा। हफ्ते की रात आ गई। शेरवान ने अपने आदमी को हदायत देकर ब्रिगेडियर के बंगले के करीब किसी जगह छुप कर बैठने के लिए भेज दिया था। मैं और शेरवान रात के 12-1 बजे तक अपने अगले मिशन यानी गुल खान को भारतीय इंटेरोगेशन सेंटर से फरार करवाने के बारे में गौर करते रहे। अपना जासूस नैर इंटेरोगेशन की तफसीलात मालूम करके अभी तक नहीं आया था। उसके आने के बाद ही हम कोई मंसूबा तैयार कर सकते थे। रात 1 बजे के बाद शेरवान सोने की तैयारी करने लगा। तुम भी सो जाओ, जो होना है वो सुबह ही होगा। हमारा आदमी आकर खबर कर देगा। वो भी सो गया। कुछ देर बिस्तर पर पहलू बदलने के बाद मैं भी सो गया। सुबह की अजान के वक्त हमें उठा दिया गया। मैंने और कमांडो शेरवान और दूसरे हुर्रियत पसंद मुजाहिदों ने उठते ही सुबह की नमाज पढ़ी। धमाके का वक्त करीब आ रहा था। मुझे यकीन था कि औलाद की खातिर पद्मावती वैसे ही करेगी जिस तरह मैंने उसे हदायत की है। वो चालाक और तजर्बाकार औरत थी। उसने अब तक ज़रूर शराब की बोतल में धमाका खेज महलोल, जिसको वो गंगा का पुत्र जल समझ रही थी, मिला दिया होगा। सुबह हो गई। हमने नाश्ता किया और अपनी अपनी सटेन गन्ने लेकर उनकी सफाई करने बैठ गए। शेरवान कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है, ब्रिगेडियर अभी तक जिंदा होगा? मैंने कहा, मेरे हिसाब के मुताबिक तो उस वक्त तक वो ख़त्म हो गया होगा। उसके जिस्म के टुकड़े उड़ गए होंगे। आगे जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। दिन के 10 बजे के करीब अपना आदमी आ गया। उसका सांस फूल रहा था। उसने आते ही अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और बताया कि ब्रिगेडियर राम उतार ख़त्म हो गया है। कमांडो शेरवान ने मुझे गले लगा लिया। दूसरे हुर्रियत पसंद मुजाहिद कमांडोज भी वहाँ आ गए। जो मुजाहिद ये खुशखबरी लाया था वो कहने लगा, मैं बंगले से थोड़ी दूर एक ऊंची जगह पर दरख्तों में छुपकर बैठा बंगले को देख रहा था। ब्रिगेडियर की फौजी गाड़ी बरामदे के सामने खड़ी थी। ठीक 9 बजे उसकी गाड़ी के आगे पीछे चलने वाली दूसरी गाड़ियाँ भी आ गईं। उनमें फौजी बॉडीगार्ड और कमांडोज बैठे थे। बंगले पर खामोशी छाई थी। मैंने सोचा कि कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक धमाका हुआ और मैंने बंगले के एक हिस्से की छत को ऊपर उड़ते और फिर टुकड़े टुकड़े होते देखा। बंगले को आग लग गई थी। आग के शोलों और धुएं ने सारे बंगले को अपनी लपेट में ले लिया था। फौजी एक इंतशार के आलम में घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि मुझे यकीन था कि कश्मीरी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन राम उतार के परखचे उड़ गए होंगे। मैं फ़ौरन पहाड़ी की दूसरी तरफ उतरा और भागता हुआ यहाँ तक आपको ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ। मैंने उस मुजाहिद को गले लगा लिया और शेरवान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शेरवान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, अल्लाह ने हमारे मिशन को कामयाबी अता की है दोस्त, मगर अब हमें ये जगह छोड़ देनी होगी, ख़ास कुछ वक्त के लिए ही सही। क्यों? मैंने पूछा। कमांडो शेरवान कहने लगा, ब्रिगेडियर की मौत के साथ ही इलाके की मिलिट्री, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई होंगी और मुमकिन है कि वो इस इलाके को भी घेरे में ले लें। कमांडो शेरवान ने हाथ बुलंद करके कश्मीरी ज़बान में मुजाहिदीन से कुछ कहा। उसके साथ ही वहाँ एक हलचल सी मच गई। ज़रूरी सामान बांधा जाने लगा। कहीं से 6-7 खच्चर आ गए। सामान उन पर लादा गया। मैं और कमांडो शेरवान खच्चरों पर सवार हो गए और दिन की रोशनी में हमारा ये मुख्तसर सा काफिला पहाड़ी ढलानों, गहरी घाटियों और दरख्तों पर घिरे हुए पुरपेच रास्तों से होता हुआ अपने दूसरे हाइड आउट की तरफ चल पड़ा। दूसरा हाइड आउट जनूब की जानिब पहाड़ियों के अंदर एक गार में था। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर राम उतार की इबरतनाक मौत पर आज़ादी कश्मीर की तमाम तंजीमों और मुजाहिदीन में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके अज़ाइम और हौसले बुलंद हो गए। उसके साथ ही भारतीय फौजी यूनिटें भी हरकत में आ गईं। उन्होंने तलाशी के बहाने मुसलमान कश्मीरियों के घरों को आग लगाई और ज़रा सी मज़ामत पर कश्मीरी जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। यह सारा मिलिट्री ऑपरेशन श्रीनगर की मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ कैप्टन चोपड़ा की क़यादत में हो रहा था। वो खुद कश्मीरियों के घरों में घुस जाता, औरतों की बेहुरमती करता और जो नौजवान कश्मीरी सामने आता उसको पिस्तौल के फायर से शहीद कर देता। कैप्टन चोपड़ा ने मुस्लिम कश ब्रिगेडियर राम उतार को भी जुल्म सतम में पीछे छोड़ दिया था। जब ये इतलात हमें मिली तो मैंने कमांडो शेरवान से कहा, चाहे कुछ हो जाए मैं इस दरिंदे कैप्टन चोपड़ा को नहीं छोड़ूंगा। कमांडो शेरवान खुद इंतहाई गैज़ व गज़ब के आलम में था। उसने दीवार से लटकी हुई अपनी सटेन गन उतारी और गार से बाहर जाते हुए कहा, मेरे साथ आओ। मैंने भी अपनी सटेन गन उठा ली थी।
उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था। हम दोनों कमांडो वर्दियों में थे। हमने एक कोठरी में घुसकर कश्मीरी मजदूरों वाला लिबास पहना, सटेन गनें अपनी लंबी अबाओं के अंदर छुपा ली और खुफिया पहाड़ी रास्तों में चल पड़े। मैंने शेरवान से पूछा, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा तुम्हारे ख्याल में कहाँ होगा? शेरवान ने कहा, वो जहाँ भी होगा आज हम उसे मौत के घाट उतार कर ही आएंगे। पहाड़ी इलाके से निकलने के बाद हम एक छोटी सी बस्ती की तरफ खेतों में चलने लगे। कमांडो शेरवान को मालूम था कि वो कहाँ जा रहा है। बस्ती के बाहर खेत में एक कश्मीरी किसान काम करता नजर आया। शेरवान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। मैं उसके पहलू में मौजूद था। कश्मीरी किसान ने कमांडो शेरवान को पहचान लिया था। शेरवान ने कश्मीरी ज़बान में उसे कुछ बातें की और मुझे लेकर बस्ती से हटकर एक तरफ चल पड़ा। मैंने उसे पूछा, क्या बातें हुई थीं? वो बोला, इस वक्त कैप्टन चोपड़ा शहर के एक महल्ले में मुसलमानों के घरों की तलाशियां ले रहा है। कमांडो शेरवान श्रीनगर शहर का रहने वाला था। उसे शहर की एक एक गली, एक एक मकान का इल्म था। एक जगह से हमने दरिया का पुल अबूर किया। ऊपर दाईं जानिब कुछ फासले पर हमें फौजी जीप और 3 फौजी खड़े नजर आए। शेरवान रुक गया। यहाँ मौलवी इस्लामदीन का घर है। मौलवी साहब कश्मीरी मुजाहिदीन के ज़बरदस्त हामी हैं। कैप्टन चोपड़ा ज़रूर उनके घर में तलाशी ले रहा होगा। वो मौलवी साहब को और उस एहलखाना को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मेरे साथ आओ। हम कश्मीरी मज़दूरों के भेस में थे। ऐसे मज़दूर श्रीनगर शहर के अंदर और बाहर हर जगह मेहनत मुशक्क़त करते नज़र आ जाते थे। शेरवान ऊपर से होकर एक गली में घुस गया। मैं उसके साथ था। हम एक मकान के पास आकर ठहर गए। शेरवान ने दरवाज़ा खटखटाया। एक बुजुर्ग कश्मीरी ने दरवाज़ा खोलकर शेरवान को देखा तो फ़ौरन पहचान गया और हम दोनों को अंदर ले गया। शेरवान उस बुजुर्ग से भी कश्मीरी ज़बान में गुफ्तगू करने लगा। मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद हम सीढ़ियाँ चढ़कर मकान की दूसरी मंजिल की अकबी गैलरी में आ गए। यहाँ से दूसरे और फिर तीसरे मकान की गैलरी में उतर गए। नीचे बरसाती नाला बह रहा था। हम लकड़ी के पुल पर एक तरफ से उतर गए और नाला पार करके एक और तंग गली में पहुँच गए। उसी गली में हमें कुछ भारतीय फौजी एक मकान के बाहर खड़े नजर आए। शेरवान ने मुझे आहिस्ता से कहा, ये मौलवी इस्लामदीन का मकान है। हमें जो कुछ करना है इसी जगह करना है। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? क्योंकि मुझे नहीं यकीन कि हम कश्मीरियों के दुश्मन भेड़िए कैप्टन चोपड़ा को हलाक करने के बाद यहाँ से जिंदा बचकर निकल सकेंगे। मैंने कहा, शेरवान, शहादत की मौत तो अल्लाह किसी किसी को नसीब करता है। ऐसी बात फिर न कहना। हमने कोई स्कीम नहीं बनाई थी, कोई मंसूबा नहीं बनाया था, कोई कमांडो ऑपरेशन तैयार नहीं किया था। कश्मीरी मुसलमानों पर किए जाने वाले मजालिम के खिलाफ सीना तान कर जंग करने का एक जज्बा था जो हम दोनों को खुफिया कमीनगाहों से उठाकर यहाँ खुले मैदान में ले आया था। हम दुश्मन के आमने सामने आ गए थे। कोई दूसरा कमांडो अगर इस वक्त हमें देखता तो यही कहता कि हम बेअक्ल लोग हैं, हम यकीनन मारे जाएंगे। लेकिन हमें मालूम था कि हर जगह अक्ल इस्तेमाल नहीं की जाती। कुफ्फार के खिलाफ जिहाद करते वक्त अक्ल नहीं जज्बा काम आता है। अक्ल तो हैरान रह जाती है। कमांडो शेरवान ने वही किया जो मैं चाहता था। वो मौलवी साहब के घर के सामने आ गया। मैं भी उसके साथ था। साथ वाले मकान के बाहर थड़े पर एक बूढ़ा कश्मीरी बैठा था। शेरवान ने उससे कोई बात की तो बूढ़ा कश्मीरी जवाब देने की बजाय घर के अंदर चला गया। वहाँ 3 भारतीय फौजी राइफलें लिए खड़े थे। मकान के अंदर से औरतों और मर्दों के ऊंची ऊंची बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। फिर अचानक औरतों की चीखों की आवाज़ें बुलंद हुईं। मुझे ऐसे लगा जैसे ये औरतें मोहम्मद बिन कासिम को आवाज़ दे रही हैं कि ए इस्लाम के ज़िंदा जावेद मुजाहिद, कुफ़ार तुम्हारी मुसलमान माँ बहनों की बेहुरमती कर रहे हैं। क्या तू हमारी मदद को नहीं पहुँचेगा? मैंने बड़े धमाके किए थे। ये सारे धमाके बाहर हुए थे, मेरे अंदर कोई धमाका नहीं हुआ था। उस वक्त कश्मीरी औरतों की चीखें सुनकर मेरे अंदर एक धमाका हुआ। ऐसा ही धमाका कमांडो शेरवान के अंदर भी हुआ था। एक सेकंड के लिए हमने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड उस वक्त मकान के आगे जो 3 भारतीय फौजी खड़े थे उनमें से एक ने मुझे धक्का देकर कहा, तुम इधर क्यों खड़ा है? मैंने अपने गिरबान के अंदर हाथ डालकर सटेन गन निकाली और ब्रेस्ट मारकर भारतीय फौजी को गिरा दिया। इस दौरान कमांडो शेरवान की सटेन गन का ब्रेस्ट शोले उगलता दूसरे 2 भारतीय फौजियों के जिस्मों को छिलनी कर गया। यह सब कुछ इतनी जल्दी आनन फानन हो गया कि तीनों में से किसी एक इंडियन फौजी को संभलने का मौका न मिल सका। फायरिंग की आवाज़ पर अंदर से 2 फौजी दौड़ते हुए बाहर निकले। हम एक तरफ ओट में हो गए थे। जैसे ही वो मकान के बाहर आए हमने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों फौजी दौरे होकर गिर पड़े। हम फायरिंग करते मकान के अंदर दाखिल हो गए। हमने अंदर जाते ही अल्लाह अकबर का फल्क शगाफ नारा बुलंद किया। अंदर मकान के सैन में एक फौजी और एक कैप्टन शशदर से होकर खड़े थे। फौजी सिपाही ने एक औरत को बालों से पकड़ रखा था और कैप्टन पिस्तौल हाथ में लिए खड़ा था। ये मुकालमे बोलने, किसी से कुछ पूछने, किसी को ललकारने, किसी को मौत की धमकी देने का वक्त नहीं था। हम फायरिंग करते गोलियों के ब्रस्ट बारिश की तरह बरसाते सैन में आ गए। सैन में आते ही मैंने छलांग लगाकर भारतीय कैप्टन को, जो यकीनन कैप्टन चोपड़ा ही हो सकता था, नीचे गिरा दिया।
اس کے پستول سے 2 گولیاں فائر ہوئیں۔ اس اثناء میں شیروان کی سٹین گن کا برسٹ اس بھارتی فوجی کے سینے میں سے گزر گیا تھا جس نے کشمیری خاتون کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ خون میں لت پت نیچے گرا پڑا تھا۔ کیپٹن چوپڑا کے پستول نے میرے ساتھ فرش پر گرتے ہوئے پستول کے جو 2 فائر کیے تھے ان میں سے ایک فائر کی گولی میرے بازو کے قریب سے اور دوسری ذرا اوپر سے ہو کر نکل گئی تھی۔ یہ دونوں فائر کیپٹن چوپڑا کی زندگی کے آخری فائر تھے۔ اس کے بعد اس کی گردن کی انسلی ٹوٹ چکی تھی اور وہ بے جان ہو کر صحن میں پڑا تھا۔ عورتیں خوف زدہ بھی تھیں اور آزادی کشمیر کے پرجوش نعرے بھی لگا رہی تھیں۔ کمانڈو شیروان نے مجھ سے کہا، گلی میں جاؤ، باہر جیپ کے پاس جو بھارتی فوجی کھڑے تھے وہ ضرور اندر آئیں گے۔ میں دوڑ کر گلی میں آ گیا۔ سامنے گلی میں مجھے دونوں فوجی بھاگتے ہوئے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ میں نے سٹین گن اپنے لمبے کرتے کے اندر چھپا لی تھی اور میرا ہاتھ اپنے کرتے کے گریبان میں سے سٹین گن پر تھا۔ جیسے ہی بھارتی فوجی قریب آئے میں نے سٹین گن باہر نکالی اور ان پر برسٹ فائر کرنے شروع کر دیے۔ ان کے پاس رائفلیں تھیں، انہیں رائفلیں فائر کرنے کی موت نے مہلت نہ دی۔ گھروں سے کشمیری نوجوان باہر نکل آئے۔ کمانڈو شیروان بھی وہاں آ گیا۔ سب نے مل کر بھارتی فوجیوں کی لاشوں کو گھسیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ ان میں کیپٹن چوپڑا کی لاش بھی تھی۔ کشمیری نوجوان انتہائی جوش کے عالم میں تھے اور اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، آزادی کشمیر زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ کمانڈو شیروان نے کشمیری زبان میں انہیں کچھ سمجھایا اور ایک کشمیری اذان کے گھر میں سے پیٹرول کا ڈبہ لے آیا۔ انہوں نے مرے ہوئے بھارتی فوجیوں کا اسلحہ اور میگزین اپنے قبضے میں کر لیا اور لاشوں پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ شیروان نے کہا، یہاں سے نکلو، چلو۔ ہم نے سٹین گنیں دوبارہ اپنے لمبے کرتوں کے اندر چھپا لیں اور تیز تیز قدم چلتے گلی سے باہر آ گئے۔ ہم نے کئی آدمیوں اور نوجوان کشمیریوں کو گلی کی طرف جاتے دیکھا۔ گلی کے باہر فوجی جیپ اسی طرح کھڑی تھی۔ شیروان چھلانگ لگا کر جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ گیا۔ اس نے جیپ سٹارٹ کی، اسے تیزی سے گھما کر واپس موڑا اور جیپ بستی کے مکانوں کے ساتھ ساتھ جاتی سڑک پر ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ راستے میں کچھ لوگوں نے ہمیں حیرانی کی نظروں سے دیکھا کہ 2 کشمیری مزدور فوجی جیپ چلا رہے ہیں اور وہ بھی اتنی تیز۔ میں نے شیروان سے کہا، ہمیں یہ جیپ چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے کہا، ابھی نہیں۔ جیپ سری نگر شہر سے جب کافی باہر نکل آئی اور کھیت شروع ہو گئے تو شیروان نے اسے ایک میدان میں ڈال دیا۔ جیپ اچھلتی رہی اور میدان سے نکل گئی۔ آگے ایک کچی سڑک آ گئی جس کی دونوں جانب چناروں کے اونچے اونچے درخت تھے۔ کافی دور تک جیپ کچے راستے پر دوڑتی اور گرد اڑاتی بھاگتی گئی۔ ہمارے آس پاس کوئی آبادی، کوئی بستی نہیں تھی۔ شیروان نے رفتار آہستہ کر دی اور اسے گھما کر ایک جگہ نشیب میں لا کر روک دیا۔ اس نے جیپ کی پیٹرول کی ٹینکی کا ڈھکن کھولا، اپنا رومال اس کے اندر ڈال کر پیٹرول سے تر کیا اور اس کا فیتا بنا کر اس کے سرے کو آگ لگا دی اور بولا، بھاگو۔ ہم دوڑ کر گڑھے سے باہر نکل آئے۔ اس کے ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور جیپ آگ کے شعلوں میں دھڑا دھڑ جل رہی تھی۔ ہم اس طرف جائیں گے، شیروان ایک طرف تیز تیز چلنے لگا۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ہم کھیتوں کے ایک باغ میں سے گزرے جن کے درختوں پر پھول آ رہے تھے۔ اس کے آگے زعفران کے کھیت آ گئے۔ ہم ان میں سے بھی گزر گئے۔ ہم کشمیری کسان مزدوروں والے بھیس میں تھے۔ ہماری طرف کسی نے توجہ نہ دی۔ کچھ دیر میدانوں، کھیتوں اور اونچی نیچی گھاٹیوں میں چلتے رہنے کے بعد نیم پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، ان لوگوں نے بھارتی فوجیوں کی لاشوں کو آگ لگا دی تھی، انہیں چاہیے تھا کہ لاشوں کو گڑھے کھود کر دبا دیتے۔ شیروان بولا، دور سے آگ دیکھ کر ادھر سے گزرتے ہوئے بھارتی فوجی یہی سمجھیں گے کہ کشمیریوں کے مکان جل رہے ہیں۔ یہاں اس طرح آگیں لگتی ہی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے ہم اپنے نئے ہائیڈ آؤٹ سے کافی دور آ گئے ہوں گے۔ میں جان بوجھ کر لمبے راستے سے آیا ہوں۔ کمانڈو شیروان نے سامنے والے ٹیلے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم اس ٹیلے کے پہلو سے نکل کر جھاڑیوں میں سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہمیں کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ہم رک گئے۔ آواز جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ میں نے شیروان سے کہا، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ ابھی معلوم کرتے ہیں۔ ہم جدھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس طرف جھاڑیاں ہٹا کر چلے۔ جھاڑیوں کی دوسری جانب ہم نے ایک 8-10 سال کے لڑکے کو ایک جگہ زمین پر بیٹھے روتے دیکھا۔ وہ سسکیاں بھر کر رو رہا تھا۔ ہم اسے عورت سمجھے تھے۔ شیروان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے کشمیری زبان میں اسے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ لڑکے نے اپنے سامنے 2 کشمیری کسانوں کو دیکھا تو روتے ہوئے ایک طرف اشارہ کر کے کشمیری زبان میں کچھ کہنے لگا۔ شیروان اس کو سوال کرتا اور وہ روتے ہوئے اسی جانب اشارہ کرتا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، کیا بات ہے کمانڈر؟ یہ لڑکا رو کیوں رہا ہے؟ کمانڈو شیروان اٹھ کر مجھ سے بولا، لگتا ہے قدرت آج ہم سے بہت کام لینا چاہتی ہے۔ اس نے کشمیری لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ لڑکے نے رونا بند کر دیا اور جس طرف سے ہم آ رہے تھے اس طرف دوڑ کر جھاڑیوں میں ہماری نظروں سے اوچل ہو گیا۔ میں نے شیروان سے پوچھا، بات کیا ہے دوست؟ اس نے اپنے کرتے کے اندر سے سٹین گن نکال لی اور اس کے میگزین کو چیک کرتے ہوئے بولا، تم گن کر چیک کرو، میری گن میں تو شاید ایک ہی راؤنڈ رہ گیا ہے۔ میں نے اپنی گن کا میگزین چیک کیا۔ میرا میگزین چیمبر خالی ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، میری گن تو خالی ہے۔
कमांडो शेरवान बोला, मेरी गन में एक राउंड है, मेरे साथ आओ, हमें इन दरख्तों की तरफ जाना है। मालूम हुआ कि आगे नाशपातियों का एक बाग था। ये लड़का अपनी जवान बहन के साथ बाग में से गुजर रहा था कि दो भारतीय फौजी वहाँ किसी तरफ से निकल आए। उन्होंने लड़के को मार पीट कर भगा दिया और ख़ुद उसकी बहन को उठा कर ले गए। मैंने कहा, वो लड़की को कहाँ ले गए होंगे? बाग के आसपास ही कहीं होंगे, हमें जल्दी करनी चाहिए। हमने दौड़ना शुरू कर दिया। नाशपातियों का बाग आ गया। बाग की दूसरी तरफ आए तो कुछ फासले पर एक कोठड़ी दिखाई दी। ये लकड़ी की कोठड़ी थी जिसकी ढलवान छत पर घास फूस डाल दिया गया था। शेरवान ने कोठड़ी को घूर कर देखते हुए कहा, भारतीय दरिंदे लड़की को ज़रूर इस कोठड़ी में ले गए होंगे। मैं उस तरफ से जाता हूँ, तुम दूसरी तरफ से आओ। मैं दौड़कर कोठड़ी के अकब में आ गया। यहाँ कूड़ा करकट बिखरा हुआ था। अचानक कोठड़ी में से लड़की के चीखने और कश्मीरी ज़बान में फरियाद करने की आवाज़ आई। वो बार बार अल्लाह खुदाया कह रही थी। मैं घूमकर कोठड़ी के दरवाजे की तरफ आया तो मैंने कमांडो शेरवान को देखा। वो एक दीवार के साथ लगा आहिस्ता आहिस्ता कोठड़ी के बंद दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं वहीं रुक गया। मेरे हाथों में स्टेन गन ज़रूर थी मगर वो खाली थी। अंदर से लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप को किसी की गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश कर रही है। इतने में एक मर्द ने डोगरी ज़बान में लड़की को गाली दी। ये कोई डोगरा सिपाही था। कमांडो शेरवान ने ज़ोर से बंद दरवाजे को लात मारी और फौजियों के लहजे में डोगरी ज़बान में कहा, दरवाज़ा खोलो जांगली, उन्हें तो हम ग्रेनेड मारेगा। कौन हो तुम? अंदर से दूसरे डोगरा सिपाही ने चिल्लाकर पूछा। शेरवान ने उसी करख्त लहजे में चिल्लाकर कहा, हम तुम्हारा ऑफिसर कमांडिंग बोल रहा है जांगली, तुम अपने अदसी को भी नहीं पहचानता। दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम ग्रेनेड चला देगा। जल्दी से किसी ने कुंडी उतारी और दरवाज़ा खोल दिया। सामने एक डोगरा फौजी सिपाही खड़ा था। शेरवान ने चीते की तरह लपक कर उसकी गर्दन से पकड़कर पैर खींच दिया। मैं तो आगे बिल्कुल तैयार था। डोगरा सिपाही मुझसे टकरा गया। मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू में लेकर जोर से ऊपर की तरफ झटका दिया। वो बेजान होकर नीचे गिरा। इस दौरान कमांडो शेरवान ने कोठड़ी में घुसकर दूसरे भारतीय डोगरा सिपाही के बदन में स्टेन गन का ब्रेस्ट फायर करके मैगजीन की आखिरी 6-7 गोलियां पार कर दी थीं। हमने इस रोशनी में एक कश्मीरी लड़की को देखा जो कोने में दुबकी खौफ के मारे कांपते हुए रो रही थी। शेरवान ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया और कश्मीरी ज़बान में कुछ कहा। लड़की ने रोना बंद कर दिया। हमने दूसरे डोगरे की लाश को भी घसीटकर कोठरी में डाल दिया। इन दोनों की राइफलें एक तरफ दीवार के साथ लगी हुई थीं। शेरवान मुझसे कहने लगा, तुम यहाँ ठहरो, मैं इस लड़की को उसके भाई के हवाले करके आता हूँ। लड़की हैरान होकर हम दोनों को बार बार देख रही थी। कमांडो शेरवान लड़की को साथ लेकर नाशपाती के बाग की तरफ चल दिया। मैंने दोनों डोगरा फौजियों के चेहरों को झुक कर देखा। दोनों मर चुके थे। जिस सिपाही की गर्दन का मनका मैंने झटके से तोड़ दिया था उसका मुंह खुला हुआ था। जिस पर शेरवान ने स्टेन गन का ब्रस्ट मारा था उसकी छाती एक तरफ से खुल गई थी और खून उबल उबल कर बह आ रहा था। थोड़ी देर बाद कमांडो शेरवान वापस आ गया। कहने लगा, लड़का अपनी बहन को लेकर गांव की तरफ चला गया है, हमें भी अपने हाइड आउट पहुंचना चाहिए। हमने डोगरा फौजियों की लाशों को वहीं रहने दिया और कोठड़ी का दरवाज़ा बंद करके अपने हाइड आउट की तरफ रवाना हो गए। उसी शाम को वो आदमी भी आ गया जिसको कमांडो शेरवान ने नहर इंटेरोगेशन सेंटर की तफसीलात मालूम करने के लिए भेजा था। उसने जो तफसीलात बताई उनके मुताबिक ये इंटेरोगेशन सेंटर जम्मू शहर में एक नहर के किनारे पर वाक़ था। उसकी 4 दीवारी पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी। दीवार के ऊपर लोहे की खारदार तार लगी हुई थी। रात के वक्त दीवार के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पर लगी हुई बिजली की बत्तियां जलती थीं। उसका एक ही बड़ा गेट था जो दिन के वक्त खुलता था, रात को बंद रहता था। शहर के जिस इलाके में ये सेंटर कैंप था वो जम्मू के हिंदुओं का इलाका था। क्योंकि इस इंटेरोगेशन सेंटर में सिर्फ मुसलमान कश्मीरी मुजाहिदीन को पूछ-गुछ और तशद्दुद के लिए पकड़ कर लाया जाता था, इसलिए हुकूमत इस इलाके को अपने लिए महफूज समझती थी। क्योंकि अगर इंटेरोगेशन सेंटर से कोई मुसलमान कश्मीरी मुजाहिद फ़रार भी हो जाए तो उसे इर्द गिर्द के हिंदू पकड़ कर पुलिस या फ़ौज के हवाले कर देंगे। क्योंकि जम्मू के हिंदू कश्मीरी मुसलमानों के दुश्मन थे और कोई हिंदू किसी मुसलमान मुजाहिद को अपने यहाँ पनाह नहीं दे सकता था। अपने आदमी ने बताया, इस इंटेरोगेशन सेंटर में उस वक्त 11 कश्मीरी मुसलमान अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे हैं। उनमें दिल्ली से पकड़ कर लाया गया गुलखान नाम का आदमी भी है जिसको वहाँ के लोग पाकिस्तान का जासूस समझते हैं। मेरे लिए ये मालूमात बहुत काफ़ी थीं। अपना सराग रसा मुजाहिद जब चला गया तो मैंने शेरवान से पूछा, जम्मू शहर में मुझे कोई ऐसा खुफिया ठिकाना चाहिए जिसको मैं वहाँ अपना हाइड आउट बनाऊँ, किसी तरीके से खुद इंटेरोगेशन सेंटर के आसपास घूम फिर कर उसका जायज़ा लूँ और कोई मंसूबा बना सकूँ। क्या हमारा वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिस पर हम एतमाद कर सकें और जो मुझे अपने हाथ ठहरा भी सके? कमांडो शेरवान कहने लगा,
जम्मू तवी का यूं तो हर मुसलमान हमारा अपना आदमी है, वो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर का ज़बरदस्त हामी है और हमारी खातिर हर किस्म की कुर्बानी दे सकता है। लेकिन जिस तरह का तुम्हें आदमी चाहिए उसके बारे में मुझे गौर करने का मौका दो। मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अपने आदमी वहाँ मौजूद हैं जो हमारी तहरीक आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उनमें से किसी एक आदमी का इंतखाब करना है। मैं तुम्हें कल बताऊँगा। रात को हम इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद नए हाइड आउट के छोटे से गार में मोमबत्ती रोशन करके बैठे बातें कर रहे थे कि अपने एक मुजाहिद ने आकर बताया कि मिलिट्री पुलिस वाले जिया लाल और उसकी बीवी पद्मावती को ब्रिगेडियर राम उतार के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार करके ले गई है। कमांडो शेरवान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, पद्मावती बड़ी चालाक औरत है, वो मर्दों के जज्बात से खेलना जानती है, वो बच जाएगी। बल्कि बहुत मुमकिन है कि तफ्तीश करने वाले फौजी अफसर को भी अपनी जुल्फ गिरागीर का असीर बना ले। इस मुजाहिद ने यह भी बताया कि राम बिन वाली बस्ती पर सकून है और ये वो जगह थी जहां हमने कैप्टन चोपड़ा समेत 7 भारतीय फौजियों को हलाक कर दिया था और मोहल्ले के मुसलमानों ने उनकी लाशों पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। मुजाहिद कहने लगा, कैप्टन चोपड़ा और उसके साथी फौजियों को शहर में और शहर से बाहर तलाश करती फिर रही है, मगर अभी तक वो श्रीनगर के किसी भी इलाके पर निशान नहीं लगा सके कि कैप्टन चोपड़ा अपनी पार्टी के साथ उस इलाके में गया था। अब मेरा टारगेट जम्मू शहर का बदनाम तरीन इंटेरोगेशन सेंटर था, जहां गुल खान दूसरे कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ भारतीय दरिंदों के जबरो तशद्दुद का निशाना बना हुआ था। मुझे जम्मू शहर में अपने किसी बाएतमाद साथी की ज़रूरत थी जहां से मैं टेक ऑफ करके नहर इंटेरोगेशन सेंटर पर अटैक कर सकूं। शेरवान ने किसी ऐसे बाएतमाद साथी की निशानदेही के लिए मुझे सुबह बताने का कहा था जो उस ऑपरेशन में मेरी मदद कर सकता था। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ। हम गार में जाकर बैठ गया। कहने लगा, मैंने एक आदमी का सोचा है जो जम्मू में तुम्हारी मदद कर सकेगा। हमारे सारे साथी बाएतमाद हैं, लेकिन उस खास आदमी के वसाइल ज़्यादा हैं। मैंने रात उसे खुफिया ट्रांसमीटर के ज़रिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैंने पूछा उसका नाम क्या है और वो मुझे जम्मू में कहाँ मिलेगा। कमांडो शेरवान ने मुझे उस आदमी का नाम और एड्रेस बताया। मैं उस मुजाहिद का नाम और एड्रेस आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। मुजाहिदीन की जदोजहद जारी है। मैं उसका एक फ़र्ज़ी नाम रख लेता हूँ, जिस तरह मैंने गुल खान और प्रोफेसर जमशेद के फ़र्ज़ी नाम रखे हुए हैं। मैं उस आदमी का नाम ग़ुलाम रसूल रख लेता हूँ। ग़ुलाम रसूल जम्मू में क्या काम करता था मैं ये भी आपको नहीं बताऊँगा। बस आप यूँ समझ लें कि उसकी फ़र्नीचर की छोटी सी दुकान थी। मैं उस दुकान का मल्ले वकूफ़ भी गलत बताऊँगा। कमांडो शेरवान ने मुझसे कहा, तुम साधुओं वाले हुलिये में वहाँ नहीं जाओगे। मैंने कहा, अगर मैं अपने असली हुलिये में गया तो अमृतसर जेल से भागे हुए पाकिस्तानी जासूस की हैसियत से पकड़ लिया जाऊँगा। शेरवान ने कहा, तुम्हारी अपनी दाढ़ी मूंछें थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई हैं, तुम उन्हें ऐसे ही रखोगे। कश्मीरी मज़दूरों वाले भेस में तुम इसलिए नहीं जाओगे कि तुम कश्मीरी ज़बान में बातचीत नहीं कर सकते। फ़ौरन पकड़ लिए जाओगे क्योंकि जम्मू में भारत की कई खुफिया एजेंसियाँ काम कर रही हैं और इंटेलिजेंस के आदमी सफ़ेद कपड़ों में जगह जगह मौजूद हैं। तो फिर क्या मैं औरत बनकर जाऊंगा? मैंने मुस्कराते हुए शेरवान से सवाल किया। वो कहने लगा, मैं चाहता हूं कि तुम आम पतलून कमीज़ में जाओ। तुम्हें वहां बाज़ारों में आवारा गर्दी करनी नहीं, सीधा अपने मुजाहिद के पास पहुंचना है और उसके बाद वो तुम्हें छुपा लेगा। लोगों की नज़रों से बचने के लिए तुम वो रंगदार टुकड़ियों वाली टोपी पहन लेना जो चंबे के लोग पहनते हैं। ये टोपी जम्मू के डोगरे भी पहनते हैं। मैंने ऐसा ही किया। मेरा प्रोग्राम रात के वक्त श्रीनगर से जम्मू की तरफ रवाना होने का तय हुआ। मेरा लिबास ये था, मामूली सी गैबरडेन की पुरानी पतलून, पुराने बूट, नायलॉन की मैल खोरे रंग की जैकेट और सर पे डोगरों वाली टोपी, जिसे मैंने अच्छी तरह से कानों तक खींचकर सर पर जमा लिया था। मैंने आईना देखा तो मुझे अपनी शक्ल बिल्कुल एमको वाली लगी। मुझे ऐसे ही शक्ल की ज़रूरत थी। कुछ रुपए मेरे पास मौजूद थे। धमाका खेज महलोल वाली शीशी मैंने कागज़ में लपेट कर अपने पास रख ली थी। उसकी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती थी। शीशी आधी से ज़्यादा ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उसमें अभी इतना महलोल बाकी था जो भारतीय फ़ौज की पूरी प्लाटून को धमाके से उड़ा सकता था। मैंने सोच रखा था कि अगर रास्ते में चेकिंग हुई और मुझसे शीशी के बारे में पूछा गया कि इसमें क्या है, तो मैं कह दूंगा कि मेरे सर में सेकरी है। ये सेकरी की दवाई है जो मैं रात को सोने से पहले सर पर लगा देता हूँ। कमांडो शेरवान ने मुझे जम्मू वाले अपने मुजाहिद, जिसका फ़र्ज़ी नाम मैंने ग़ुलाम रसूल रखा है, उसका पता एक बार फिर समझाया और कहने लगा, तुम कल दिन के वक्त जम्मू पहुंचोगे। लारी से उतरते ही ग़ुलाम रसूल की दुकान की तरफ चल पड़ना। लारी अड्डे पर ज़्यादा देर बिल्कुल ना ठहरना। वहाँ CID के आदमी चल फिर रहे होते हैं और वो श्रीनगर जाने वाली और श्रीनगर से आने वाली सवारियों का पूरा जायज़ा लेते हैं। ज़रा शक पड़ जाए तो उसको हिरासत में लेकर पूछ-कुछ शुरू कर देते हैं। उनसे बचने का एक ही तरीका है कि लारी से उतरते ही रक्षा लेकर चल पड़ो। शुरू रात के अंधेरे में कमांडो शेरवान ने अपना एक मुजाहिद मेरे साथ कर दिया।
और हम पहाड़ी रास्तों पर चल पड़े। कोई 1-1.5 घंटा चलने के बाद श्रीनगर से जम्मू जाने वाली सड़क पर निकल आए। मुजाहिद ने कहा, यहाँ से आप जम्मू जाने वाली लारी में सवार हो जाएंगे। लारियाँ श्रीनगर से आती हैं, हाथ देने से कोई ना कोई लारी ज़रूर ठहर जाएगी। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो दोस्त, बेशक वापस चले जाओ। वो बोला, मैं इन दरख्तों के पीछे बैठने लगा हूँ, जब तुम लारी में सवार हो जाओगे तो वापस चला जाऊँगा, खुदा हाफिज़। और वो सड़क से उतरकर दरख्तों के नीचे अंधेरे में गायब हो गया। सड़क पर कोई रोशनी नहीं थी। मैंने एक सफरी थैला उठा रखा था जिसमें यूं ही अपने फालतू पुराने कपड़े डाल रखे थे। एक लारी की हेडलाइट्स नज़र आई, मैंने हाथ दिया, लारी रुके बगैर निकल गई। इस तरह दूसरी लारी भी निकल गई। कोई पौन घंटे बाद एक लारी की रोशनियां करीब आईं तो मैंने दोनों हाथ उठाकर उसे रुकने का इशारा किया। लारी ज़रा आगे जाकर सड़क की एक जानिब रुक गई। मैं भागकर उसमें सवार हो गया। लारी मुसाफिरों से भरी हुई थी। कंडक्टर जम्मू का था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जाऊँगा। मैंने कहा, जम्मू शहर। उसने पैसे लेकर मुझे टिकट काट कर दे दिया। मैं वहीं लारी के फर्श पर बैठ गया। क्योंकि सारी नशिस्तें भरी हुई थीं, मैं श्रीनगर से जम्मू तक अपने सफ़र की तफसील में नहीं जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया था। जम्मू के मैदानों में जिस वक्त लारी पहुंची तो दोपहर हो रही थी। शहर के मकानों और मज़ाफ़ाती बस्तियों का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं लारी अड्डे पर उतरने की बजाय रास्ते में ही सड़क पर उतर गया। कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद मुझे एक खाली मोटर रिक्शा मिल गया। मैं उसमें बैठ गया और शेरवान ने मुजाहिद गुलाम रसूल का जो एड्रेस मुझे बताया था, ड्राइवर से वहाँ चलने को कहा। रिक्शा चल पड़ा। शहर में दाखिल होने के बाद रिक्शा दरियाए तवी के पुल पर से गुजरने के बाद एक बाज़ार में दाखिल हो गया। बाज़ार में आगे जाकर छोटा सा चौक आ गया। रिक्शा वाले ने रिक्शा बिजली के खंभे के पास रोक कर कहा कि यही वो चौक है। मैं उतर गया। मैं उस चौक का नाम नहीं बताना चाहता, अगरचे ये चौक हकीकत में वो नहीं था जो हमारे हुर्रियत परस्त मुजाहिद की फ़र्नीचर की दुकान थी। वो कोई और इलाका था और बाज़ार था, और उसकी फ़र्नीचर की दुकान भी नहीं थी, वो कोई और ही काम करता था। किस्सा मुख्तसर करता हूँ, यूँ समझ लें कि मैं अपने मुजाहिद गुलाम रसूल की दुकान पर पहुँच गया। उसे मेरे आने की इत्तला खुफिया रेडियो ट्रांसमीटर पर कमांडो शेरवान ने पहले से दे दी हुई थी और उसे मेरा हुलिया भी बता दिया था। उसके अलावा मुझे एक और जुमला भी बता दिया था जो मुझे गुलाम रसूल के आगे बोलना था। गुलाम रसूल एक पुख्ता उम्र का आदमी था। उसकी मुख्तसर सी दुकान थी। जिस वक्त मैं दुकान में दाखिल हुआ तो वो एक मजदूर से कुर्सी पर पॉलिश करवा रहा था। दुकान में सपेरेट की बू फैली हुई थी। गुलाम रसूल ने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और मजदूर से कहा, बस ठीक है, अब उसे सूखने के लिए रहने दो और तुम जाओ। मजदूर टीन का डब्बा उठाकर दुकान से बाहर चला गया। जब वहाँ सिर्फ मैं और गुलाम रसूल ही रह गया तो गुलाम रसूल ने पूछा, जी फरमाइए। महाशा जी, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? हमारे पास ज़्यादा कीमती फर्नीचर तो नहीं है, लेकिन हम अपनी निगरानी में तैयार कराते हैं और ये ज़्यादा देर तक चलता है। उसने मुझे पहचान लिया था। वो मेरे कोट जुमले का इंतज़ार कर रहा था। मैंने कहा, जम्मू तवी में आज मौसम खुशगवार रहेगा। गुलाम रसूल ने यह सुनते ही मुझे दुकान के पीछे जाने का इशारा किया। दुकान के पीछे एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी में एक सफ़ बिछी हुई थी। छत के पास पिछली दीवार में एक रोशनदान था जिसमें से रोशनी अंदर आ रही थी। मैं सफ़ पर बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी होगी कि गुलाम रसूल अंदर आया। वो मेरे सामने बैठ गया और बोला, तुम पहले कभी जम्मू आए हो? मैंने कहा, 2-1 बार आया हूँ, मगर शहर के गली महलों से ज़्यादा वाकफियत नहीं है। उसने अपने सर को खुजाते हुए कहा, फिर तुम्हें शाम का अंधेरा होने तक इसी जगह बैठना पड़ेगा, क्या तुम इंतज़ार कर लोगे? मैंने कहा, गुलाम रसूल साहब, मैं सारी रात यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। गुलाम रसूल के चेहरे की मतानत में कोई फ़र्क ना आया। कहने लगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें भूख प्यास तो नहीं लगी? मैंने कहा, मैंने रास्ते में खा पी लिया था, किसी किस्म की कोई हाजत नहीं है। गुलाम रसूल बोला, ठीक है, तुम आराम करो। वो कोठरी से निकल गया। बाहर जाकर उसने कोठरी बंद कर दी और चटखनी लगा दी। मैं अकेला कुछ देर बैठा रहा, फिर सफ़ पर लेट गया। अजीब बात है कि मुझे नींद आ गई। आंख उस वक्त खुली जब गुलाम रसूल मेरे कंधे को हिलाकर मुझे जगा रहा था। उठो भाई, रात हो गई है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम दुकान से पहले निकलकर बाईं जानिब जाओगे, बाज़ार आगे जाकर दाईं जानिब मुड़ जाना। वहाँ एक कूड़े करकट का डिपो है, तुम उसकी दीवार के पीछे खड़े होकर मेरा इंतज़ार करोगे। ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो फिर निकल जाओ। मैं दुकान से निकलकर बाज़ार में आया तो रात हो चुकी थी। कई दुकानें बंद हो चुकी थीं। जो खुली थी उनमें बिजली के बल्ब जल रहे थे। मैं बाज़ार में एक तरफ होकर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बाज़ार बाईं जानिब घूम गया। वहाँ कोने में एक फलत डिपो की दीवार बनी हुई थी। मैं दीवार के पीछे जाकर खड़ा हो गया। 2-3 मिनट के बाद दुकान बंद करके गुलाम रसूल भी आ गया। वो मेरी तरफ देखे बगैर आगे निकल गया। उसने करीब से गुजरते हुए सिर्फ इतना कहा, 7 कदम का फासला डालकर मेरे पीछे चले आओ। मैंने ऐसा ही किया। मेरी नज़रें गुलाम रसूल पर थीं। ये जम्मू शहर का बड़ा गुंजान इलाका था, तंग बाज़ार थे। वो एक गली में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे गली में दाखिल हो गया।
कई गलियों में से होकर एक खुली जगह आ गई। सामने कुछ फासले पर सड़क पर बिजली के खंभों पर बल्ब रोशन थे। गुलाम रसूल एक तरफ अंधेरे में खड़ा था। मैं उसके करीब आया तो उसने मुझे रुकने को कहा। वो सामने वाली सड़क देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। गुलाम रसूल कहने लगा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ, तुम सड़क की दूसरी तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें आमों का बाग मिलेगा। उस बाग में एक पुरानी बारादरी का खंडर है, उस खंडर में मेरा इंतज़ार करो, जाओ। हम शायद शहर की फसील के बाहर आ गए थे। आगे ढलान थी। मैं ढलान उतरकर सड़क पर आ गया। सड़क को क्रॉस किया तो सामने आमों का एक बाग था। बड़े घने दरख्त थे, दरख्तों में अंधेरा छाया हुआ था। मैं दरख्तों में बिल्कुल सीध में चलने लगा। बाग जहाँ ख़त्म हो जाता था वहाँ मुझे एक चबूतरा दिखाई दिया जिसके ऊपर 12 दरी सी बनी हुई थी। मैं 12 दरी की दूसरी जानिब गिरे हुए पत्थरों पर बैठ गया। कुछ देर गुजरने के बाद गुलाम रसूल भी आ गया। वो भी मेरे करीब बैठ गया। कहने लगा, इस शहर में हमें एक एक कदम बहुत सोच समझकर उठाना पड़ता है। जम्मू में भारत की सारी खुफिया एजेंसियों के आदमी मौजूद हैं। मुझे शेरवान ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। अपना जो आदमी जहाँ से नहर इंटरोगेशन सेंटर की मालूमात लेकर तुम्हारे पास गया था, उसे मैंने ही सब कुछ बताया था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा मास्टर सिपाही गुल खान उसी इंटरोगेशन सेंटर में है? हम अंधेरे में बैठे थे मगर हमें एक दूसरे के चेहरे नज़र आ रहे थे। वो कहने लगा, हमारी कोई मालूमात गलत नहीं। मालूमात हम आम शाम के मुंह के अंदर जाकर उसके पेट का सारा हाल मालूम कराते हैं। गुल खान इसी इंटरोगेशन सेंटर में है मगर उसका वहाँ से फ़रार होना मेरे हिसाब से एक नामुमकिन बात है। बहरहाल तुम अपनी कोशिश करके देख लो। मैंने नहर इंटरोगेशन सेंटर के बारे में मज़ीद पूछा तो गुलाम रसूल ने कहा, शहर के जनूब की जानिब हिंदू आबादी वाले इलाके के अंदर ही एक नहर बहती है। ये नहर तवी दरिया से निकाली गई है और शहर के बागों और खेतों को सराब करती है। इस नहर के थोड़े थोड़े फासले पर 7 बुर्ज हैं। पत्थर के ये छोटे छोटे बुर्ज नहर के पुल के ऊपर बनाए गए हैं। ये इंटरोगेशन सेंटर 5वें बुर्ज की एक जानिब पत्थरों की बनी हुई ऊंची 4 दीवारी के अंदर है। बाहर से ये किसी प्राइमरी स्कूल की पुरानी इमारत लगती है लेकिन उसके नीचे ज़मीन के अंदर तहखाने हैं। इन तहखानों में सारा दिन दिलदोज़ इंसानी चीखें बुलंद होती रहती हैं। ये चीखें उन कश्मीरी हुर्रियत परस्तों की होती हैं जिन पर इन तहखानों में तशद्दुद किया जा रहा होता है, मगर इन चीखों की आवाज़ें तहखानों से बाहर नहीं आती। इनकी पहाड़ ऐसी भारी भरकम दीवारों से टकरा कर रह जाती हैं। गुल खान को भी उन्हीं तहखानों में से एक तहखाने में रखा गया है। तुम्हारे ख्याल में क्या कोई ऐसा ज़रिया है कि मैं इन तहखानों में जा सकूं? गुलाम रसूल खामोश निगाहों से मेरी तरफ देखने लगा, फिर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें उस जगह ले चलता हूँ जहाँ तुम रोपोशी की हालत में रहोगे। आओ। वो उठकर सामने की तरफ चला। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। अंधेरे में मुझे दूर एक टीला सा दिखाई दिया। हम बंजर मैदान में से गुजर रहे थे। मेरे जूतों के नीचे कंकर और रोड़े कुचले जा रहे थे। छोटे छोटे झाड़ियों की तरह कद आदम दरख्त थे जिनकी टहनियाँ फैली हुई थीं और चलते वक्त हमें मुंह के आगे से हाथों से हटानी पड़ती थीं। गुलाम रसूल टीले के पास आकर उसकी दूसरी तरफ घूम गया। यहाँ शुरू रात के अंधेरे में खुली जगह नजर आई जिसकी एक साइड टूटे फूटे फर्नीचर और लकड़ी के कटे हुए शतीरों का अंबार लगा था। खुली जगह होने की वजह से यहाँ अंधेरा इतना गहरा नहीं था। सामने एक कमरा या केबन या कोठरी थी जिसकी छत पर से सरकंडे नीचे लटक रहे थे। गुलाम रसूल ने आगे बढ़कर कोठरी के दरवाजे का ताला खोला, मुझे बाहर रुकने का इशारा करके अंदर गया। अंदर रोशनी हो गई। उसने लालटेन जला दी। अंदर आ जाओ। गुलाम रसूल की आवाज़ पर मैं भी अंदर चला गया। हर राज का एक अंजाम होता है मगर हर अंजाम एक नए राज की शुरुआत भी बन जाता है। अगर आज की किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहानी घर 2021 को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई किस्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में आगे क्या होने वाला है। याद रखिए, हर राज की एक कहानी होती है और हर कहानी सिर्फ कहानी घर 2021 पर जिंदा होती है। इंशाल्लाह अगली सनसनीखेज किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।